honey. J.J. Thomson model. J.J. Thomson's model of atom. ये हम कर चुके हैं, एक दफा और कर लेंगे. इससे पहले क्या था? डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम. डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम. तीसरा है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और उसके बेसिस पे मॉडल ऑफ एटम एंड मॉडल ऑफ एटम. जो चौथी चीज मुझे आज करनी है वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम. बोर्स मॉडल ऑफ एटम. ये चार चीजें डिस्कस करेंगे. डाल्टन मॉडल ऑफ एटम क्या था? कि एटम इज सॉलिड स्फीयर. It cannot be divided. It cannot be broken. It is a solid sphere. बस खत्म. And different atoms have what difference in them? क्या फर्क है? ना? The atoms are different atoms of different element have different mass. Atoms of different element have different mass. यानी atom is just like a marble sphere, solid sphere like a marble. है ना? Solid sphere. Solid sphere. And the difference between atoms of different element is their mass. I am just going to repeat it. The model of atom by Dalton समझ में आ गया? It is just a solid sphere, like marble, and the atoms of different element have different masses. ठीक है? And different size. इससे छोटे बड़े होते हैं. On the basis of that, their properties are different. J.J. Thomson model of atom था. उसने ये कहा कि एटम इज लाइक ए क्या नाम है? केक. क्रिसमस केक या लाइक ए वाटर मेलन. वेयर द ध्यान से सुनिएगा. वेयर द सॉलिड द पॉजिटिव द स्फीयर इज सॉलिड. वेयर द व्हाट यू कॉल इट द रेड पोर्शन of the watermelon is the what you call it like a what? Solid sphere. Positive sphere. यानी पॉजिटिव पार्ट जो मैटर का है वो सॉलिड स्फीयर है. ठीक है? लाइक रेड पोर्शन ऑफ द वाटरमेलन. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक फ्री. एंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. नेट चार्ज देयरफॉर नेट चार्ज इज जीरो. दोनों का चार्ज निकालेंगे जब ऐड करते हैं तो नेट बोलते हैं. नेट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जब नेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? जीरो. टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल. सो एटम इज जस्ट लाइक ए वाटरमेलन वेयर द रेड पोर्शन इज पॉजिटिवली चार्ज. रेड पोर्शन is that part which is positively charged of the atom, and the seeds of the watermelon are like what? Negative charge. The are electrons. Seeds of the watermelon are like electrons. या it is a कौन सा? Christmas pudding. Where the pudding is positive charge of the atom is like a pudding, and the dry fruits on the pudding is like what? Electrons. And the total positive charge is equal to total negative charge. अब आ जाइए J.J. थॉमसन. ये इम्पोर्टेंट है. मैं इससे J.J. थॉमसन के जमाने में ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो चुकी थी. रेडियो एक्टिविटी कुछ एलिमेंट्स न्यूक्लियस में से कुछ रेडिएशन निकलती थी मिस्टीरियस. वो रेडिएशन को रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहा गया. और वो रेडिएशन को बाद में पता चला वो तीन तरह की थी. एक थी बीटा रेडिएशन. बीटा रेडिएशन बाद में पता चला कि दे आर जस्ट लाइक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स. बीटा रेडिएशन में और इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का फर्क है. बीटा रेडिएशन से उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. वो न्यूक्लियस से बाहर निकल रही है. समझ में आया? मिसाल के तौर पे कोई चीज है दीवार को तोड़ के या दरवाजे को तोड़ के बाहर निकल लेंगे. कोई छोटा सा पत्थर या गोली, और वही गोली हाथ से जाएगी कम एनर्जी होगी तो वो उसको तोड़ के बाहर
तो वो वही तोड़ के वही बाहर आ सकता है इस उस जगह से जहाँ पे जबरदस्त बाइंडिंग फोर्स है, उसको बाइंडिंग फोर्स को कवर करके बाहर वही चीज आ सकती है। इसकी एनर्जी बहुत, जो बीटा पार्टिकल्स हैं दे आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, और ये नेगेटिव थे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज थे। अल्फा पार्टिकल के बारे में जब ज्यादा वो की गई स्टडी, पता चला कि अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का ग्रुप है। इन छोटे छोटे पैकेट्स हैं और हर पैकेट में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम का जो सेंटर है न्यूक्लियस, हीलियम एटम, उसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो आप डिस्कवर होगा। तो अल्फा पार्टिकल इज लाइक ए न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम। बाद में पता चला अल्फा पार्टिकल, ये तो पता चलिए इसमें इसका चार्ज जो है, इसका जो चार्ज है वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। कितना, कैसे कि 2 प्रोटॉन थे, हर प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 2 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, 2 प्रोटॉन पे कितना होगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और मास जो होता है, जो स्मॉलेस्ट मास जिसको साइंटिस्ट ने 1 U वैल्यू दी, वो प्रोटॉन था, वो इतने ही मास न्यूट्रॉन का था। उसको क्या कहा गया, मास ऑफ प्रोटॉन को क्या वैल्यू दी, 1। एक्चुअली शुरू में कहा गया एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, बाद में उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया, 1 U, 1 यूनिफाइड यूनिट। यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी मास की, जो नया यूनिट था, ये किलोग्राम में नहीं लिख सकते। 1 मिलीग्राम भी एक प्रोटॉन से करोड़ों खरबों गुना बड़ा है। तो उसको एक नया यूनिट बनाना था कि भाई एक प्रोटॉन के मास को क्या वैल्यू दी, तो उसको नई वैल्यू दी, क्या नाम दिया उसको, 1 U। एक प्रोटॉन का मास 1 U होता है। और यही मास बाद में पता चला कि अप्रोक्सीमेटली, नहीं मास, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, वो किसका होता है, वो न्यूट्रॉन का भी होता है। एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। आगे इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि तकरीबन इलेक्ट्रॉन जो है 2000 टाइम्स लेस मास होता है, 2000 टाइम्स लेस इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 1973 है, फिर हम इसको अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं 2000 टाइम्स लेस। जब प्रोटॉन का मास इतना कम है तो उससे 2000 टाइम्स कम होगा, तो वो तो और भी कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। बात समझ में आई नहीं आएगी? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं करते, हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। वो ऐसा है जैसे हाथी के ऊपर कुछ मक्खियां बैठ गई, उससे ना तो उसका मास को खास फर्क नहीं पड़ेगा, मक्खी के ज्यादा होने से कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसलिए इसमें चूंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन थे, तो इसका मास जो था, कितना मास होगा इसका, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इस पार्टिकल का, एक प्रोटॉन का कितना मास होता है, 1 U। 2 प्रोटॉन का कितना हो गया, 2 U। न्यूट्रॉन का मास भी उतना ही है, तो 2 प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन का 2 न्यूट्रॉन भी, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 4 U, ये मास हो जाएगा इसका। तो अल्फा पार्टिकल का 2 यूनिट मास चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि 2 प्रोटॉन, और मास कितना होता है, 4 U, जो कि मास में दोनों का मास ऐड होगा। तो एक अल्फा पार्टिकल में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 4 यूनिट मास होता है। ये अल्फा पार्टिकल निकलता कहां से, ये सेंटर में से एटम भी निकल रहा है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। अभी डिस्कवरी हो चुकी है, हम यहाँ पे उस पर नहीं जा रहे डिटेल में, लेकिन ये उस चैप्टर से, इस चैप्टर में उसका डिस्कशन नहीं है, उसका यूज है, इसलिए हमने इसका आइडिया दिया। यही अल्फा पार्टिकल को अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये न्यूक्लियस का एटम बन जाएगा पूरा। तो न्यूक्लियस जो हीलियम का एटम होगी, तो हीलियम का एटम जो होता है 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और 2 जो मेजर जो मेन एटम होता है हीलियम का, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बाहर निकल के 2 इलेक्ट्रॉन पिकअप कर लेता और वो हीलियम का एटम बन गया। अभी ये जो कि किसी एटम के अंदर से निकला है, ठीक है, इसलिए इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसकी एनर्जी
बीटा पार्टिकल के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। क्या होती है थोड़ी, लेकिन ये भी अंदर से सेंटर में से निकल रहा है एटम के बीच में से, तो एनर्जी इसकी भी बहुत है, लेकिन बीटा पार्टिकल के कंपैरिजन में। तीसरी रेडिएशन जो डिस्कवर हुई थी वो थी गामा रेडिएशन। वो बिल्कुल लाइट की तरह थी उनकी, और लाइट की उसमें फर्क क्या था, वेवलेंथ में फर्क था, फिर उसमें फर्क था। लाइट की वेवलेंथ अलग होती है, गामा रेडिएशन की वेवलेंथ कम होती है इससे। बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टी भी सारी वही है जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है, यानी स्पीड कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट जो है वो मेटल को क्रॉस करके नहीं जा सकती। मेटल के लिए, मेटल जहाँ पे मेटल होगा वहां लाइट रुक जाएगी, उसको क्रॉस करके नहीं जा सकती। लेकिन गामा रेडिएशन में इतनी एनर्जी होती है ये मेटल को भी क्रॉस कर जाती है, ये पेनिट्रेट कर जाती है, इंसान के जिस्म को भी पेनिट्रेट कर जाएंगी। इसलिए ये कैंसरस रेडिएशन होती है, सारी कैंसर पैदा करती है। और इनकी जो एनर्जी है वो एक्स रे से भी ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि जो लाइट से पहले जो रेडिएशन होते हैं, लाइट रेडिएशन है ना, उसमें लाइट के अंदर रेड होता है, वायलेट होता है। क्या होता है, वायलेट, और ये 4-7 तरह की लाइट होती है रेड। वायलेट से पहले की जो रेडिएशन होती है उसको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। क्या, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी वायलेट से कम, वेवलेंथ जो वायलेट से कम होती है, क्या कहलाती है वो, अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट यूवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो हम धूप में बैठते हैं हमारे हाथ काले हो जाते हैं बॉडी, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से होता है। उसका नेगेटिव पार्ट जमीन में आता है, बाकी सारा वही एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो भी कैंसर पैदा करती है। और ये ओजोन से हो जाती है सारी एब्जॉर्ब। अगर ये ओजोन लेयर ना हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की परसेंटेज जमीन में बढ़ जाएगी, या इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, और फिर उनको क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, जो कि कैंसरस होती है। इससे भी ज्यादा खतरनाक रेडिएशन होती है एक्सरेज। क्या, ये इसी कैटेगरी की, इससे भी कम वेवलेंथ की एक्सरेज होती है, उससे भी कम गामा रेज होती है, जो कहां से निकल लेगी, गामा का सिंबल है जो एटम के बहुत से एटमों के बीच से अंदर से निकलती है। तो वो जो रेडिएशन कुछ एटमों से निकलती है, उन एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और उस एक प्रॉपर्टी को, उस फिनोमिनन को, जो रेडिएशन निकलने से कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। वो जो रेडिएशन निकलने का प्रोसेस है क्या बोलते हैं, रेडियो। जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था उसका नाम है हेनरी बिक्वेरेल का, हेनरी बिक्वेरेल, तो उसने डिस्कवर की थी। बाद में रेडिएशंस के जो वो आए, डिफरेंस आए कि भैया बीटा भी, इसमें 3 तरह की रेडिएशन, उसमें से रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी, रेडिएशन निकल लेंगे, टाइप्स ऑफ रेडिएशंस अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। गामा रेडिएशन किसी और साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये था कि रेडिएशन में भी एक तरह की नहीं, बल्कि ये भी कितनी तरह की है। तो इन रेडिएशन को ये रदरफोर्ड के जमाने में ये रेडिएशन डिस्कवर हो चुकी थी, खासतौर से बीटा और अल्फा रेडिएशन। तो रदरफोर्ड ने वो एलिमेंट यूज करा जिससे अल्फा रेडिएशन निकलती है, और उसने, इसको मैं रख पढ़ लूं, उसने क्या करा कि एक गोल्ड फॉइल में, पिछली दफा पढ़ा चुका हूं कि 0.0004 मिलीमीटर का कौन सा फॉइल यूज करा, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल, उसमें उस गोल्ड फॉइल को, उसके अंदर 12,000 एटम की थिकनेस होती है। उस गोल्ड फॉइल को उस जगह रखा जहां वो रेडिएशन जहां से गुजर रही है, यानी रेडिएशन, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से रेडिएशन निकल रही है, ठीक है। अब इसमें अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी, मान लो ये अल्फा रेडिएशन है मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ उसने एक अरेंजमेंट बनाया अल्फा रेडिएशन को, और यहाँ गोल्ड फॉइल, उसके अंदर उसने ये अल्फा रेडिएशन, यानी यहाँ उसने गोल्ड फॉइल रखा, और इसके चारों तरफ फोटोग्राफिक फिल्म थी। क्या थी, ताकि ये जब रेडिएशन इस गोल्ड फॉइल से निकलेंगी तो फोटोग्राफिक फिल्म पर उनका इंप्रेशन आ जाएगा। तो ये रेडिएशन लाइट की तरह फोटोग्राफिक फिल्म पे असर डालती है। तो जैसे लाइट से फोटोग्राफिक फिल्म में इमेज आ जाती है, इन रेडिएशन का भी निशान वो आ जाएगा, इमेज आ जाएगी जब ये उसमें टकराएंगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट, वो जो डिजाइन था वो ऐसा बनाया गया था कि अगर रेडिएशन बैंड हो रही है कहीं पर ही,
अगर बेंड होंगी तो चारों तरफ फोटोग्राफिक फिल्म है। अगर बिना बेंड हुए सीधी जा रही है तो सारी यहाँ पे ऊंची इमेज आएगी। अगर थोड़ी बहुत बेंड हो रही है तो साइड में इमेज आएगी। कहाँ इमेज आएगी? साइड में। तो इस तरह का वो डिजाइन था। मैं नॉट गोइंग टू गेट डिजाइन, हम इसलिए बता रहे हैं कि वो जो उसने यूज करा था रेडिएशन को, अल्फा रेडिएशन यूज की। और कहाँ से उसने रेडिएशन को पास करा? बहुत ही थिन गोल्ड फाइन। और उन रेडिएशन का इफेक्ट देखा फोटोग्राफिक फिल्म पर। तो उसने जो बात नोट करी, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि मोस्ट ऑफ द गुल्लो, ये वर्ड याद करना है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेडिएशंस या अल्फा पार्टिकल्स, रेडिएशन भी कह सकते हैं, पार्टिकल की फॉर्म में होती है। अल्फा पार्टिकल passes through gold foil, passes through gold foil without any deflection, without any, यानी जैसे रास्ते में कुछ है ही नहीं, सीधे निकल गए। जैसे आप आगे बंद करके पत्थर खींच के कुछ चीज मारे, चौक से बहुत सारी, और आगे बंद करके मारे वो सीधी निकल जाए तो आपको लगेगा बीच में कुछ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। अगर रुकावट होगी तो डरेंगे उससे। उन्होंने अल्फा रेडिएशन इसलिए यूज की थी कि उसको ये था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज तो है, ये तो साबित हो गया क्योंकि एटम न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए थे जे थॉमसन ने कर दिए थे, लेकिन एटम न्यूट्रल है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ओवरकम करने के लिए, उसका चार्ज को खत्म करने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है, तभी दोनों न्यूट्रल होंगे। तो ये तो साबित हो गया एटम में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज कितना है, कितना बड़ा पार्टिकल है, वो कहाँ है? तो जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव चार्ज जहां पे होगा वहां से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जब वो रिपेल करेंगे तो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन बदल जाएगी। जब उसको सीधा जाने की जगह, अब कोई रिपेल नहीं कर रहा वो सीधा जाएगा, लेकिन जहां पे रिपल्शन है वो थोड़ा सा रास्ता बदल लेगा। बात समझ में आई नहीं आएगी? तो उसने इसलिए अल्फा पार्टिकल यूज करे कि भाई अगर अल्फा पार्टिकल है उनके रिपल्शन से पता चल जाएगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था इस जगह पर। तो अभी इसकी डायग्राम हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बना के दिखा रहे हैं। ये एटम का सेंटर, ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। तो ये ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल से ऐसे निकल गए जैसे रास्ते में कुछ है ही नहीं, जैसे रास्ते में कुछ, ये सारे अल्फा पार्टिकल निकल के इधर आ गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, यानी डिफ्लेक्शन मतलब उनके जो निशान आए, उनके जो क्या नाम इंप्रेशंस आए, वो साइड्स में आए। जो गोल्ड, वो जो आपकी फोटोग्राफिक फिल्म थी उसमें सामने नहीं थे वो, बल्कि वो थोड़े साइड में थे। तो साइड का मतलब ये कि वो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ, तो फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड टू अ स्मॉल एरिया, डिफ्लेक्टेड टू स्मॉल एरिया, यानी कोई 10 डिग्री, कोई 15 डिग्री ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, 30 डिग्री, 40 डिग्री। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, क्या? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक या बाउंस बैक, डिफ्लेक्टेड बैक या क्या हुआ? बाउंस बैक। और बाउंस बैक जब भी करेंगे जब कोई, जैसे बॉल जब भी बाउंस करेगी जब रास्ते में कोई सॉलिड चीज आएगी तभी वो टकरा के बाउंस करेगी। तो ऐसा मतलब है कि रास्ते में जो पार्टिकल आ रहा है वो उसके रास्ते में बिल्कुल अल्फा पार्टिकल के सामने आ रहा है, इसलिए वो उससे टकरा के क्या हो रही है? वो वापस। वेरी फ्यू कितना? 1 out of 12,000, 1 out of